बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, मुल्क भर में आज यौम फ़ज़ाइया का दिन जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है, जबकि भारत की जानिब से पाकिस्तान को सैलाब से मुतालिक नई मालूमात फराहम करने के बाद पंजाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि जलालपुर पीरवारा में सैलाब के बाद सूरत हाल खराब होने के बाद पाक फौज को भी मदद के लिए तलब कर दिया गया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आज मुल्क भर में यौम फ़ज़ाइया का दिन जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। एयर चीफ मार्शल की जानिब से कहा गया है कि पाक फ़ज़ाइया मादरे वतन की सरहदों के दिफा के लिए पुरअज़्म है। यौम फ़ज़ाइया जी, और 7 सितंबर जी, बड़ा ज़बरदस्त दिन, और इसमें जो है वो 1 मिनट में 5 तैयारे जो MM आलम उन्होंने गिरा दिए थे। और ये हंटर हॉक गालिबन इनका नाम था उस वक्त जो तैयारे मौजूद थे। हॉकर हंटर या हंटर हॉकर जो बरतानिया से उस वक्त एयरफोर्स में आए थे, इंडियन एयरफोर्स में भी, और लेकिन पाकिस्तान के पास भी शायद होंगे। लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि 1 मिनट में 5 तैयारे गिरे और 30 सेकंड में 4 गिर गए थे। यानी ये भी एक 30 सेकंड में 4 तैयारे उन्होंने गिरा दिए थे। तो जो ये MM आलम साहब हैं, मोहम्मद महमूद आलम साहब, 2013 में इनका इंतकाल हुआ और ये मेरे प्रोग्राम में भी तशरीफ़ लाए थे। सही। तो बड़े इनके मतलब एक दीनदार किस्म की शख्सियत थे और बड़े ज़बरदस्त। लेकिन आप ये देखें कि 30 सेकंड में, अच्छा आज की तो टेक्नोलॉजी डिफरेंट है ना जी, मतलब ये आप देखें ना कि ये कितना इम्पोर्टेंट है वैसे भी हम लोगों के लिए, इससे कतई नज़र कि हम एयरफोर्स में हैं या नहीं हैं या क्या, कि टेक्नोलॉजी आप देखें कि किस कदर ज़रूरी है कि हम ये जो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है। उस ज़माने में ना तो ये सारा, ना कोई सेल सिस्टम, ना कोई मेरे ख्याल से इतने ज़्यादा रेडार्स होंगे, ना ये प्रॉपर जो जहाज़ों की डॉग फाइट या जो भी उस वक्त की सूरत हाल बनी होगी उसमें ये उनको एजाज़ हासिल हुआ। तो अब तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे, अब तो आप देखें ना कोई F-35 तैयारे, और अभी हमने जो चाइना के देखे वहाँ पे डोंगफेंग सारे उनके मिसाइल्स और ये और सारा, और पाकिस्तान ज़ाहिर है उस वक्त न्यूक्लियर पावर नहीं था, भारत भी नहीं था, एक बिल्कुल कन्वेंशनल वॉर थी। लेकिन उसमें जो बड़ी फ़ौज की तो अपनी जगह, वो तमाम इन दिनों में हम जिक्र होता रहा है मुख्तलिफ चैनल्स पे, अखबारात में और हर जगह, सियालकोट में क्या हुआ, बाकी जगहों पे क्या, लेकिन जो ये फ़ज़ाइया वाला हुआ है सिलसिला, और चूँकि इस साल भी फ़ज़ाइया ने अपना काफ़ी हाथ साफ किया राफेल तैयारों पे, तो इसलिए वो जो है वो, लेकिन उस वक्त मैं सोचता हूँ कि ये कितना, जब उनसे बात, उस वक्त भी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी जब व्यूज़ और न्यूज़ में आए शुरू में 2003-04 में, तो वो उनसे मैंने पूछा तो वो बड़े एक कहते हैं ना एक मस्कीन तबीयत के शख्सियत, बहुत धीमे मिजाज के थे। तो उन्होंने फिर बताया कि ये किस तरह से हुआ था और कैसे हुआ था, अल्लाह की मदद शामिल हुई, उन्होंने जहाज़ गिरा दी 30 सेकंड में 4 जहाज़। और फिर एक निशान हैदर भी एयरफोर्स के पास है, और वो राशिद मिन्हास शहीद, 20 साल उनकी एज थी, और जहाज़ उनका जो है वो उस वक्त हाईजैक करने की कोशिश हो रही थी। उन्होंने जहाज़ गिराया और वहाँ नहीं जाने दिया जहाँ उनको ले जाया जा रहा था, और उन्होंने जाम शहादत नोश किया, तो निशान हैदर हासिल किया उन्होंने। तो अब तो एयरफोर्स और नेवी और ये इतना, और अब तो स्पेस और कहाँ कहाँ चला गया। लेकिन उस ज़माने में आप देखें ना, अब जैसे राशिद मिन्हास हैं, MM आलम हैं, बाकी लोग सारे जो अब भी, लेकिन उस वक्त तो बहुत, क्योंकि उस वक्त तो कुछ बिल्कुल ही ऐसे ना कि सामने देख रहे हैं जहाज़ आ रहा है, इधर से इधर आ रहा है, कोई रेडार नहीं है, कोई स्टील्थ नहीं है, कोई स्पेस टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई ऐसी इंटेल नहीं आ रही आपको। तो उस वक्त आप सोचें तो आप कहते हैं कि क्या बहुत ज़बरदस्त कारनामा इन्होंने। तो ये जो है ये सारा, अच्छा अब बाकी जो कुछ हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है इस वक्त, ऐसा लगता है जैसे एक तारीख कुछ ऐसी लिखी जा रही है कि जो बहुत बड़े फैसले हो रहे हैं, बहुत बड़े फैसले। पहले तो अब कोशिश करूंगा कि
इस वक्त में आता कर लूँ ज़रा जो कुछ हुआ है पिछले 24 घंटों में और जो आगे इम्कान पैदा हो रहे हैं। पहली बात तो यह है कि जो एक रेड हुआ था जो नॉर्थ कोरिया की बड़ी उनकी होंडाई, अच्छा बड़ी ब्रांड्स हैं उनकी गाड़ियों की जो ब्रांड्स हैं उसमें से जो नॉर्थ कोरिया की जो गाड़ियों की ब्रांड्स हैं उनमें से एक होंडाई भी है जिनके प्लांट के ऊपर रेड हुआ था। अमेरिकन ने कल रेड किया था, और जो कल हमने बात की थी कि रेड किया और 475 वहाँ पे लोगों को अरेस्ट कर लिया था। तो जो बड़ी ब्रांड्स हैं नॉर्थ कोरिया की जो इमर्ज हुई हैं पिछले चंद सालों में, इससे पहले तो जापान की ब्रांड थी ना, लेकिन नॉर्थ कोरिया की ब्रांड भी बड़ी इमर्ज हुई हैं। मिसाल के तौर पे सैमसंग की बहुत बड़ी ब्रांड है उनकी, ये नॉर्थ कोरिया की ब्रांड है। मिसाल के तौर पे जो होंडाई है ये उनकी बहुत बड़ी ब्रांड है, और जो किया के नाम से गाड़ी है ये उनकी बहुत बड़ी ब्रांड है। तो बड़ी ब्रांड्स हैं। अच्छा, लेकिन ये है कि ये तो उनके होंडाई जो है उसके ऊपर रेड हुआ था। तो लेकिन ये है कि उनके जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट ली नॉर्थ कोरिया के, उनका एक हाईएस्ट लेवल पे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से रब्ता हुआ है, और उस राब्ते के नतीजे में वो मामला ठीक हो गया है। यानी वहाँ पे जो लोग गिरफ्तार हुए थे, उनके जो लोग जिनको अरेस्ट किया था, वो लोग जो हैं वो रिहा हो जाएंगे किसी भी वक्त। 475 या 500 की तादाद जो बयान हो रही थी इलीगल इमिग्रेंट्स के जिनको गिरफ्तार किया गया था। और उसके साथ ही जो दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अच्छा नॉर्थ कोरिया जो है ना वो और जापान, ये दोनों की ब्रांड्स, दोनों चूंकि बहुत ज़्यादा कम्पीट कर रहे हैं, दोनों अमेरिका के इत्तेहादी भी हैं भी, लेकिन इंडिपेंडेंट भी हैं काफ़ी हद तक, और आहिस्ता आहिस्ता नई दुनिया के लिहाज से ये अपनी सोच इनकी क़यादतों की बदल भी रही है। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जन्म ले रहा है। तो उसमें जो है वो एक तो ये हुआ कि जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अशीबा, वो आज रिज़ाइन कर गए। एक तो बड़ा वाक़या ये पेश आया कि जापान, अच्छा ये अब नॉर्थ कोरिया में भी एक बहरान चल रहा है, और हमने कल उसको काफ़ी पहले से हम डिस्कस कर चुके हैं कि वहाँ पे प्रेसिडेंट डी जो है उनको एक इंटरनल टर्मोइल का सामना है, लेकिन वो निकल जाएंगे आगे, क्योंकि उनसे पहले के जो प्रेसिडेंट थे वो मार्शल लगाने की कोई वगैरह वगैरह वो सारा बता चुके हैं। तो प्रेसिडेंट ली साउथ कोरिया की बड़ी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, डेमोक्रेटिक पार्टी, और ये जो प्राइम मिनिस्टर शीबा हैं ये आज रिज़ाइन कर गए जापान के। अच्छा, यहाँ पर ऐसा कोई बड़ा पॉलिटिकल टर्मोइल नहीं है, इनकी पार्टी इलेक्शन हार गई थी, तो अब इनकी पार्टी ही में से कोई दूसरा शख्स होगा, जो हो सकता है कोई खातून हो, वो एक खातून भी कम्पीट कर रही है। तो बहरहाल जब वो इन्हीं की पार्टी में से कोई यानी इनकी पार्टी इलेक्शन पार्लियामेंट में सीट्स तो हार गई थी, लेकिन इस पोजीशन में है कि वो किसी और को जो है वो वजीर आज़म बनाए, तो एक इंटरनल तब्दीली वहाँ पे आ जाएगी। ऐसा सच कोई बड़ा पॉलिटिकल बहरान वहाँ पे नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर शीबा जो हैं इन्होंने बड़े कामयाब मुज़ाकरात किए थे प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, और 27.5% से ये लाने में कामयाब हो गए थे 15% तक। जो 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 टैरिफ्स हैं वो कामयाब हो गए थे, ऑटोमोबाइल्स पे वो टैरिफ लाने में कामयाब हो गए थे साउथ कोरिया के लोग भी, और ये भी काफ़ी हद तक कामयाब हो गए थे। लेकिन उसका फ़ायदा जो है वो अब जापान में भी, तो देखिए ना बड़ी ब्रांड्स हैं गाड़ियों की, यानी गाड़ियाँ जो हैं जापान की, यानी गाड़ी हो और जापान की ना हो और ब्रांड जापान की ना हो, तो आदमी सोचता है कि एक मिनट यार ये कौन सी, यानी सबसे बड़ी जो गाड़ियों की अगर ब्रांड आप दुनिया में पूछें कि कौन सी है, तो नाम आता है सबसे पहले टोयोटा। तो टोयोटा जो है वो सबसे ज़्यादा जो गाड़ियाँ हैं अमेरिका में टोयोटा, अब टोयोटा ही लोग लेते हैं, और 80% टोयोटा अमेरिका में ही बनती हैं। ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि वहीं पर प्लांट्स लगे हुए हैं, तो वहीं पे टोयोटा बनती हैं। उसके बाद होंडा, उसके बाद जो है वो सुजुकी, उसके बाद मित्सुबिशी, उसके बाद निसान। तो ये जो हैं ये सारी सुबारो, ये सारी जो हैं ये जापानीज ब्रांड्स हैं, और आप देखें कितनी बड़ी ब्रांड्स हैं। एक किसी भी अपनी किसी प्रोडक्ट को, अच्छा साउथ कोरिया में इसी तरह से गाड़ियों के वाले से बात करें तो डाइवो उनकी ब्रांड है, बड़ी ब्रांड है। अब ये जो ब्रांड्स हैं, ये ब्रांड्स बनाना कोई आसान काम नहीं है कि ग्लोबल लेवल पे ब्रांड्स को रिकग्नाइज किया जाए। तो आप सोचें कि एक मुल्क से कितनी ब्रांड्स बनाई हैं, ठीक है। तो टोयोटा उनकी है, अच्छा लेक्सस पे उनकी है,
सही। और फिर होंडा उनकी है, फिर मित्सुबिशी उनकी है, निसान उनकी है, तो ये सारी ब्रांड्स उनकी है। तो एनीवे तो जापान जो है वो थोड़ा सा वहाँ पर ये था कि उनकी भी 15% हो गई, लेकिन वो ऑटोमोबाइल्स के ऊपर उनको मिला। तो जो छोटी ऑटोमोबाइल्स हैं, यानी बड़ी में वो होंडा और टोयोटा कहलाती हैं, वो फिर आपस में कंपटीशन भी है, तो मित्सुबिशी और वो उनको थोड़ी सी नाराजगी। लेकिन एनीवे जापान की वजीर आजम डिजाइन करके, मैं इसको कट शॉर्ट करता हूँ। साउथ कोरिया जो है उनके मामला तय हो गए कि वहां जो छापा पड़ा था वो खत्म। वो मामला तय क्यों हुए जी? वो तय हो कैसे हो गए तय? जी। अचानक छापा पड़ा, अगले दिन तय हो गया मामला। वो तय इस तरह से हो गए कि प्रेसिडेंट ट्रंप की एक खामोश सफारतकारी बड़ी हद तक कामयाब हो गई है, और वो ये है कि वो साउथ कोरिया आने वाले हैं अगले आप समझें कि कोई 1.5 यानी अक्टूबर के एंड और नवंबर में वो साउथ कोरिया का उनका विजिट फाइनलाइज हो रहा है। सही। प्रेसिडेंट ट्रंप साउथ कोरिया, पैसिफिक के मुल्क साउथ कोरिया, वो साउथ कोरिया जिसके स्पीकर अभी मौजूद थे उस चाइना में, जो हमने बात की थी कल भी, कि उनके स्पीकर वहां मौजूद थे, और उनकी नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट से किम जोंग उन से मुलाकात हुई थी, हैंडशेक हुआ था, कल हमने डिस्कस किया था। अब प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो साउथ कोरिया आ रहे हैं, और साउथ कोरिया वो आ रहे हैं एपेक की जो समिट हो रही है उसमें, यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक जो उनका कमीशन या कमेटी जो एपेक, और एपेक जो है ये इस वक्त शायद दुनिया का सबसे बड़ा, मेरा अपना ख्याल है कि सबसे ज्यादा जो पावरफुल अगर कोई इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक अगर कोई फोरम है ना इस वक्त, तो वो ये एपेक है। अच्छा, ये मेरा अपना ख्याल, उसकी वजह ये है कि बाकी तो ना G20 G7 इधर उधर, लेकिन एपेक में जो है वो उसकी जो मैं जो वजह बयान कर रहा हूँ एपेक की, उसमें 21 मुल्क हैं एपेक में, और ये एशिया पैसिफिक, यानी एशिया पैसिफिक और पैसिफिक रिम जो है, अगर बैरुल काहिल को हम देखें, अगर हम 5th स्लाइड देखें, तो एपेक जो है ये आप समझिए पैसिफिक रिंग के इसमें ममालिक हैं, यानी इसके जो मेंबर्स हैं उनमें कनाडा भी है, उनमें अमेरिका भी है, उनमें ऑस्ट्रेलिया भी है, ठीक है, उनमें न्यूजीलैंड भी है, चाइना भी है, साउथ कोरिया भी है, सिंगापुर में हेडक्वार्टर है एपेक का, तो सिंगापुर तो जाहिर है कि इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। और अगर 4th हम देखें तो इनकी मेंबर्स देखें आप सिर्फ, अच्छा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनाई, कनाडा, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, ताइवान। अच्छा, ताइवान चूंकि वो चाइना कैसे आने देगा ताइवान को, तो ताइवान जो है वो चाइनीज ताइपी के नाम से वहां पे नुमाइंदगी होती है। वो ताइवान एज अ ताइवान नहीं आता, वो चाइनीज ताइपी करके उसको यहाँ पे वो उनका एक डेलीगेशन आता है, वो चाइनीज ताइपी होते हैं, वो बैठे होते हैं कोने, लेकिन सबको पता होता है कि ताइवान के, वो चाइना भी कहता है कि ठीक है चाइनीज ताइपी बैठे हैं। अच्छा, तो इसमें जो है ये वियतनाम, रशिया भी इसका मेंबर है एपेक का, और उसके बाद जो है वो मेक्सिको, चाइना और ये। अच्छा, अब 21 मुल्क हैं, तो प्रेसिडेंट ट्रंप आ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, नॉर्थ कोरिया इसका मेंबर नहीं है, नॉर्थ कोरिया इसका मेंबर नहीं है, साउथ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया नहीं है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप आ रहे हैं यहाँ पे साउथ कोरिया, और क्यों आ रहे हैं? इसलिए एपेक के इजलास में, इसलिए कि उनकी चाइनीज प्रीमियर शी जिनपिंग से मुलाकात तय हो गई है। यानी एक अलास्का की मुलाकात प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, एक मुलाकात उनकी प्रीमियर शी जिनपिंग के साथ काफी हद तक तय हो गई है। और इस दौरान खामोशी से ये जो प्रेसिडेंट ली हैं साउथ कोरिया वाले, जिन्होंने ये फौरन अपना मसला हल करवाया है, उधर से जो आला तरीन सतह पे उन्होंने सारे साउथ कोरिया के लोग जो छोड़ दिए हैं, गलती से छापा पड़ गया था वो जो होंडे की फैक्ट्री में, ये बड़े जबरदस्त आदमी, इन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को एक मैसेज दिया खामोशी के साथ, और उन्होंने कहा कि आप एपेक में आ जाएं, शी जिनपिंग तो आ ही रहे हैं, पुतिन भी हो सकता है आ जाए, वो भी रशिया के मेंबर, वो भी एपेक में है, और मैं किम जोंग यून को भी बुला लेता हूं,
यानी मैं खसूसी तौर पे सही किम जोंग उन को भी बुला लेता हूं। तो ये जो स्पीकर गए थे अभी चाइना, जो मैंने बात की थी कि उन्होंने स्पेशल मैसेज कन्वे किया, उन्होंने मैसेज ये कन्वे किया कि आप एपेक के इजलास में आ जाएं और ट्रंप आ रहे हैं। तो उधर से उन्होंने कह दिया कि अच्छा मैं आ रहा हूं। सारे अपने मशवरा किया, उन्होंने प्रीमियर शी से पूछा आप जा रहे हैं, उन्होंने कहा जा रहे हैं। अच्छा इधर उधर दाएं में बात करके उन्होंने गोएड दे दिया, गोएड दे दिया कि आप प्रेसिडेंट ट्रंप को मैसेज। अच्छा अभी बात हो ही रही थी उधर, वो छापा मार दिया किसी ने होंडाई में, वो सत्यानाश करने वाले फैक्टर भी होते हैं ना बीच में, उन्होंने सत्यानाश वो बीच में वो साउथ कोरिया वाले पूछ रहे हैं कि ये क्या है, एपेक के इजलास में हम इधर ट्रंप आ रहे हैं, इधर ये सारा मामला तय हो रहा है, तो इधर ये कहाँ से छापा मार दिया। वो आला तरीन सतह पे हटो बचो करके वो सारे लोग जो हैं 475-500 वो रिहा हो गए। उन्होंने कहा कि आज किसी और स्टेट में छापा मारो, भूल जाओगे ये होंडाई की तरफ। तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो जनाब तैयारी पकड़ रहे हैं, और यहाँ पे उनकी मुलाकात जो है वो प्रीमियर शी जिनपिंग से तय हो रही है। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो नॉर्थ कोरिया के जो प्रेसिडेंट जो किम हैं उनको ख़ास तौर पे साउथ कोरिया दावत दे रहा है कि वो भी एपेक के इजलास में शरीक हो जाए। तो एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, एक और इवेंट जो कि उसका भी काउंटडाउन शुरू हो गया, ठीक है। अच्छा अब ये ज़हन में रखें कि ये वो मुल्क हैं जो, अच्छा इसमें जापान भी है, इसकी जापान मेंबर है इसका, ठीक है ना। तो जापान भी है, चाइना भी, आप देखिए कितना स्ट्रांग, कितना मजबूत, कनाडा भी है। ये तो बहुत, अगर आप देखें तो एक बहुत पावरफुल, क्योंकि आमने सामने लाता है ना रशिया को, तीनों को। ये तीनों अगर किसी एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, ये रशिया और अमेरिका और चाइना, तो और भी फोरम से होते होंगे, लेकिन ये एक फोरम जो है उसमें तो इकट्ठे होते ही है ना सारे। और इकोनॉमी के हवाले से कोई किसी किस्म का जो है ये वो कोई जंगी इत्तेहाद तो है नहीं, फौजी इत्तेहाद तो है नहीं। और पुराना इत्तेहाद आसियान के बाद यही बना था पैसिफिक रीजन में, बाकी उस वक्त कोई इत्तेहाद नहीं था। अच्छा अब ये है कि अब ये आप देखें, इसको आप ज़रा ये देखना शुरू करें कि साउथ कोरिया और जापान, अच्छा साउथ कोरिया जो कि क्वाड का हिस्सा, क्वाड तो ख़त्म हुआ, क्वाड का वजूद नहीं है, वो प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं आ रहे क्वाड के अंदर, क्वाड का ख़त्म हो गया वो, ठीक है। क्वाड वार्ड और ये सारे वो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर आने की। और ये जो एक हिस्टोरिकल जो अब जाहिर है कि अब चूंकि ये काफ़ी हद तक चीज़ आगे चली गई है, तो इसकी तैयारी शुरू हो गई है। और इसकी जो तैयारी है वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से शुरू हो रही है। और ये CNN की मेन स्टोरी भी है आज की, 5th ट्रंप क्वाइटली प्रिपेयरिंग टू ट्रेवल नेक्स्ट मंथ टू साउथ कोरिया 5th वेयर ही कुड सिट डाउन विद चाइनाज लीडर। लेकिन ना सिर्फ ये कि चाइना लीडर के साथ, बल्कि नॉर्थ कोरियन लीडर के साथ भी। अच्छा अब इसमें जो है ये एक आप देखें कि तमाम जो दुनिया है उसमें ये कितना इम्पोर्टेंट इवेंट है कि आने वाले कुछ अरसे में हमें ये भी नज़र आएगा कि यहाँ पर जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप यहाँ पे ट्रैवल करके सामने आते हैं। अच्छा इंडियन पॉलिसी को कि पैसिफिक है तो यहाँ पे इसको क्लोज करके फिर हम बाकी जगहों पे जाते हैं, लेकिन इसको हम डिस्कस करें। मैंने कल भी बात की थी, मैं पहले भी बात कर रहा हूँ कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को ठीक करें और वो ये बात समझें कि उनके मुल्क की फॉरेन पॉलिसी के अगर वो गलत स्टेप लेंगे तो उसका नुकसान कोई 1.4 अरब लोगों को होगा, वो और जयशंकर जी। अगर उनसे संभाली जा रही तो संभालें, नहीं संभाली जा रही तो छोड़ दें इसको। उधर उन्होंने हाइपर होके वो कल कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, मुबारकबाद, ये वो रसगुल्ले खा लिए प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। वो हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने बात नहीं की थी। उसके बाद उनके जो सेक्रेटरी कॉमर्स हैं उन्होंने वो जो उनके ये सारे टैरिफ देख रहे हैं, नॉट सेक्रेटरी कॉमर्स, सारा जो उनके टैरिफ देख रहे हैं, ये देखें ना कल ये आखिरी 2 जुमले मेरे लिए हैरान कौन थे कि ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ये तो वो व्हाइट हाउस के लोगों को भी नहीं पता कि कौन सी ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है प्रेसिडेंट ट्रंप की। अभी तो प्रेसिडेंट ट्रंप मुल्कों से डील कर रहे हैं ना, वो ग्लोबल पार्टनरशिप कौन सी बना ली है उन्होंने। मतलब एक, बहरहाल मैं अब इस पर क्या बात करूं, लेकिन ये है कि ये प्रेसिडेंट ये प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज लॉस्ट द प्लॉट कहते हैं ना, वो रीसेट करने की जरूरत है इनको तरीके के साथ। ये इनको कल ट्वीट नहीं करना चाहिए था फौरी तौर पे। अच्छा अब मैं जो बात कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ कि वो जो पीटर नेवारो हैं,
उन्होंने जनाब ट्वीट कर दिया दोबारा 6 फैक्ट, ये उसके बाद की कार्रवाई है। यानी वो जो कल उन्होंने ट्वीट किया, एक्स पे मैसेज डाला, जो मैंने कहा था कि इतनी जल्दी इनको नहीं करना चाहिए था, ये रुक के जरा हालात को देखते, वही हुआ। थोड़ी देर बाद एक फिर मैसेज आ गया, पीटर जो है उनके, पीटर नेवारो, फैक्ट 6, इंडिया हाईएस्ट टैरिफ कॉस्ट यूएस जॉब्स, इंडिया बाइज रशियन ऑयल प्योरली टू प्रॉफिट, प्रॉफिट रेवेन्यूज फीड रशिया वॉर मशीन, यूक्रेनियंस एंड रशियंस डाई, यूएस taxpayers shell out more, India can't handle truth spins. वॉशिंगटन पोस्ट वाले ट्वीट के लेफ्ट अमेरिकन फेक न्यूज, ये वो कर दिया उन्होंने। अच्छा, इसके ऊपर ये हुआ कि इसके ऊपर उन्होंने आपको पता है ना, ये इसके ऊपर वो कम्युनिटी फिर डालना शुरू कर देती है नोट्स अपने के, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, आपने फैक्ट्स ये किया वो किया, वो सारे जो हैं वो इनका जो एक्स पे मैसेज था उसके नीचे वो एक लाइन लग गई कि बहुत से कम्युनिटी के नोट्स आने शुरू हो गए। इंडिया तो इसलिए खरीद रहा है ऑयल, ज़ाहिर है इंडिया डायस्पोरा, उन्होंने वजाहत की होगी लोगों ने, बहुत से लोगों ने, कि भाई ऑयल हम इसलिए ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, ये ले रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने दूसरा ट्वीट दाग दिया अपनी ट्वीट के, क्योंकि नीचे आप देखें तो रीडर्स एडिट कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है। इसी को जरा जूम आउट करेंगे, थोड़ा सा जूम आउट करें तो हमें वो नीचे का नजर आए कि इसमें रीडर्स ने नीचे जो है वो अपने कमेंट्स डाल दिए, बहुत सारे कम्युनिटी नोट्स डाल दिए, ठीक है ना, क्राउड सोर्सेज प्रोग्राम और ये और वो सारा उन्होंने डाल दिया, और ये ट्रेड इसलिए होती है ट्रम्प के साथ, वो रेफरेंस टाइम्स ऑफ इंडिया, ये वो सारा डाल के, अच्छा इसको एक्स के ऊपर। अब जनाब इनका जो ऊपर आप जाएं, इन्होंने फिर एक्स पे मैसेज डाला, इन्होंने उसमें इलॉन मस्क को भी रगड़ दिया। अच्छा, ये बड़ी पावरफुल हुई। इलॉन मस्क, आप देखिए, ये ध्यान में रखें कि ट्रम्प की टीम से इस वक्त आउट है। अभी जो उन्होंने आईटी के लोगों के साथ मीटिंग भी की है, टेक जाइंट्स के साथ, इलॉन मस्क नहीं थे। इलॉन मस्क को इन्होंने रगड़ दिया कि ओह इलॉन मस्क इट्स लेटिंग प्रोपेगेंडा इनटू पीपल्स पोस्ट, क्रैप नोट बिलो इज जस्ट दैट, यानी नीचे जो वजूहात बयान की है क्रैप नोट है, ठीक है। इंडिया जो है वो रशिया का ऑयल लेता है फायदा कमाने के लिए, और उसके बाद वो कुछ नहीं लेता था रशिया ने जब तक इन्वेड नहीं किया यूक्रेन को, और वो स्पिन मशीन है इंडियन गवर्नमेंट जो कि टिल्ट करती है चीजों को, स्टॉप किलिंग यूक्रेनियंस, स्टॉप टॉकिंग टेकिंग अमेरिकन जॉब्स। अच्छा, ये बड़ी जो है ना, इसका जो लास्ट इनका जुमला है, मुझे नहीं पता कि ये किस तरह से अपनी फॉरेन पॉलिसी को रन कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं सिंपली कि ये इतना सख्त उनका रिएक्शन आया। अच्छा, फिर उसके साथ ही ये तो देखें, ये तो चीज़ हो गई, और ये उसके साथ उनका एक रिएक्शन आया, और इसको वो इंडियन एक्सप्रेस 14th, क्रैप नोट, ट्रम्प एड 14th, उनके जो एड हैं नेवेनो स्लैम्स, इलॉन मस्क आफ्टर कम्युनिटी नोट्स, वो चल रहा है मसला, वो मसला नहीं हल हुआ, वो मसला हल नहीं हुआ। वो उनका अपना मीडिया भी कोट कर रहा है, हम भी कोट कर रहे हैं, और ये एनडीटीवी 11th, ट्रम्प एडवाइजर क्रैप नोट जाइब आफ्टर एक्स फैक्ट चेक्स इज इंडिया एंटी इंडिया पोस्ट, ये मतलब ये इस तरह से मामला हल नहीं होते, मतलब डिप्लोमेटिक सतह पे इस तरह मामला हल नहीं होते। ये इसका एक संजीदा एक रास्ता कोई होगा जो आगे निकालना पड़ेगा। अच्छा, अब उसमें जो दूसरा इशू है वो ये कि एक उनकी लॉरा लूम्स हैं, वो लॉरा लूम्स उनकी राइट विंग की एक बड़ी इन्फ्लुएंसर है, और वो जो है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प पे उनका इतना असर है लॉरा लूम्स का कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो कई लोगों को फायर कर चुके हैं और हायर करते हैं, वो उनसे मशवरा जरूर करते हैं लॉरा लूम्स से। अब लॉरा लूम्स जो है वो लॉरा लूम्स उनकी जो है वो उन्होंने एक मैसेज और दिया, और उन्होंने ये मैसेज दिया लॉरा लूम्स ने कि हमें जो है वो मेक कॉल सेंटर्स अमेरिकन अगेन। अच्छा, इसका मतलब ये है कि, और फिर उन्होंने कहा कि हमें प्रेस 2 फॉर इंग्लिश पास करने की ये बटन खत्म करना होगा, मतलब एंटी इंडियन उनका जो है एक मैसेज आया कि मेक कॉल सेंटर्स अमेरिकन अगेन। अच्छा, आईटी कंपनीज बहुत बड़ी तादाद में जो है वो कॉल सेंटर्स हैं, बच्चे काम कर रहे हैं, बच्चियां काम कर रही हैं इंडिया में, वही नो नीड टू प्रेस 2, ये जनाब लॉरा लूम्स बोली हैं वहाँ पे फॉरन ही, और ये बोल रही हैं कि आईटी सोर्सेज बंद की जाएंगे। ये मामलात बहुत संजीदगी से ना, बहुत संजीदगी से, थोड़ी देर के लिए मुल्क की सियासत से निकल के देखें, हम तो एक उसमें कह रहे हैं कि ये चीज़ गलत, ये बिल्कुल गलत। कल वहाँ ब्रिक्स का इजलास हो रहा है जी, उसमें पुतिन भी है, शी जिनपिंग भी शरीक हो रहे हैं, और यहाँ से यानी आप देखें ब्रिक्स में साउथ जो अफ्रीका है उसके सदर, चाइना के प्रीमियर, पुतिन और ब्राजील के, और प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं हो रहे क्योंकि वो उनके तो जयशंकर हो रहे हैं कि अमेरिका नाराज हो जाए, वो अमेरिका
फिर भी नाराज होकर बैठा हुआ है। ब्रेक के बाद डॉक्टर डिस्कस करेंगे। और साउथ कोरिया जो क्वाड का हिस्सा है, ट्रंप वहां जा रहे हैं और वहां शी जिनपिंग आ रहे हैं साउथ कोरिया में। सही। और नॉर्थ कोरिया, अब देखिए ना, अगर रखा लें उसके बाद बात करते हैं। ये एक प्रॉपर एक मिग्रेन जो है ना, ये आप यकीन करें कि मोदी जी की पॉलिसी जो है ना इस वक्त, मुझे नहीं पता कैसे वो उनके डिप्लोमेट्स का क्या हाल है इस वक्त। ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं जी। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, पंजाब में अलर्ट के बाद कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी अर्बन फ्लडिंग का खदशा पैदा हो गया। जी देखें, वहाँ पे शिद्दत में तो कमी है, लेकिन अब अल्लाह ताला खैर करे। मैं एक यहाँ पे ज़रा और देखते हैं कि और क्या वाक़यात हो रहे हैं। देखिए ना, एक तो नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, चाइना, इंडिया दरमियान में, इंडिया ने क्यों ये मैसेज किया, मैसेजिंग कर अल्टीमेटली तो मसाइल हल हो जाएंगे ना मुल्कों के। इंडिया के मसले अल्टीमेटली तो ये टैरिफ इशू हल हो जाएंगे, लेकिन ब्रिक्स में इनको, मेरा ख्याल है कि ब्रिक्स में जाना चाहिए था। शी जिनपिंग प्रीमियर, या तो शी जिनपिंग ना होते, शी जिनपिंग वीडियो से शरीक हो रहे हैं, उसमें शरीक हो रहे हैं जो है ब्राज़ील के प्रेसिडेंट तो होस्ट हैं उसके, प्यूटिन शरीक हो रहे हैं साथ। तो इंडिया को, जयशंकर को आगे नहीं करना चाहिए था, पहली बात। दूसरी बात यह कि इतनी जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक, जबकि वहाँ से प्रेशर मुस्तकिल चल रहा है। लॉरा लूमर्स भी आ गई हैं और बाकी लोग भी मुस्तकिल वहाँ पे चल रहे हैं। बहरहाल देखें कि क्या पॉलिसी बनती है, और क्वाड और ये सारी चीज़ें करें, हो तो जाएगा मामला है, मगर ज़रा थोड़ा सा ये कहते हैं ना कि गलत, मेरा ख्याल है गलत इस वक्त वो एक डायरेक्शन पे जा रहे हैं। एक ये जो ट्रम्प कार्ड था, इनको रखना चाहिए था अभी, कि मैं ईस्ट की तरफ भी मेरा ध्यान है, क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन खुद चाइना आ रहे हैं, सॉरी चाइना से मिलने आ रहे हैं साउथ कोरिया। अच्छा एनीवे, अच्छा अब इसमें जो एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ज़रा गज़ा पे बड़ी इंपॉर्टेंट हैं ख़बरें उस हवाले से। लेकिन उससे पहले एक ज़रा एक कंपनी का जिक्र कर लेते हैं, उसका नाम है वेक्टस ग्लोबल। अच्छा, ये जो कंपनी है इसको वेक्टस ग्लोबल, अगर इसको आप देखें इसकी वेबसाइट पे जाएं तो ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के अपनी सर्विसेज मुहैया करते हैं, और ये जो है बिल्ड फॉर एक्शन हैं, ये मुख्तलिफ जगहों पे सॉल्यूशंस हैं, कॉम्प्लेक्स ग्लोबल चैलेंजेस की इनके पास सॉल्यूशंस हैं वगैरह वगैरह वगैरह। बड़ा एक मतलब उनकी जो है ना बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इनकी वेबसाइट है। अच्छा, और ये एक बड़ा ज़बरदस्त ग्रुप है। अबाउट अस में कोई डिटेल्स नहीं है, सर्विसेज बहुत ज़बरदस्त प्रोवाइड करते हैं वगैरह वगैरह। ये जो वेक्टस ग्लोबल है, इनके जो बानी और सीईओ हैं, वो जो सीईओ हैं वो एक रशियन शख्सियत के बड़े करीबी दोस्त हैं, जो कि प्रेसिडेंट पुतिन के बड़े करीबी मुशीर हैं, और वो हैं किरिल दिमित्रेव, जो कि रशियन इन्वेस्टमेंट फंड के जो सरबराह हैं। अब वो जो रशियन फंड के सरबराह हैं, उन सरबराह की वेक्टस ग्लोबल के सरबराह के साथ पुरानी दोस्ती है, और वेक्टस ग्लोबल के जो सरबराह हैं उनका नाम है एरिक प्रिंस। और ये वो एरिक प्रिंस हैं, 56 साल है एरिक प्रिंस, जिन्होंने एक ज़माने में ब्लैक वाटर बनाई थी, जो कि 1997 से लेके और 2010 तक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स इराक में रहे, और अफगानिस्तान में और इराक में ख़ास तौर पे। तो ब्लैक वाटर के जो बानी, और रिजाइन कर गए थे 2009-10 में सीईओ के तौर पे, फिर उसका नाम भी चेंज हो गया ब्लैक वाटर का, फिर उन्होंने दूसरी कंपनीज वगैरह बनाई। तो जो एरिक प्रिंस हैं वो इनके, जो किरिल दिमित्रेव हैं, इनके दोस्त हैं पुराने, और उसके नतीजे, अच्छा ये एरिक प्रिंस जो है ना, ये मतलब जाहिर है कि जो काम है उनका प्राइवेट सिक्योरिटी के हवाले से, लेकिन ये इनका कमाल ये है कि ये चाइना के साथ भी इनके इंडिपेंडेंट रब्ते रहे हैं, और रशिया के साथ भी रहे, यानी वैगनर ग्रुप के साथ भी इन्होंने काम किए, साथ, खिलाफ नहीं, साथ वैगनर ग्रुप के साथ भी इन्होंने काम किए। और चाइना ने भी एक ज़माने में इनकी खिदमत हासिल की थी, फिर ख़त्म हो गई कंपनी, लेकिन अब जो इनकी कंपनी रजिस्टर है वो हांगकॉन्ग में है, एक कंपनी जो कि 1 2 साल पहले इन्होंने डिसॉल्व कर दी, और ये नई कंपनी बनाई है। अब ये जो है ये वेक्टस ग्लोबल के नाम से काम करते हैं। वेक्टस ग्लोबल को अब जो है वो, चूंकि प्रेसिडेंट पुतिन से भी राब्ता है इनके थ्रू, इसलिए वेक्टस ग्लोबल जो है वो हो सकता है यूक्रेन में आपको पोस्ट वॉर
रोल प्ले करता एरिक प्रिंस का जो अदारा है वो नजर आए, क्योंकि ना तो वो किसी मुल्क के हैं, ना कोई नेटो की फौज के हैं, प्लस ये कि पुतिन के जो करीबी दोस्त हैं वो भी उनके दोस्त हैं। और आज उन्होंने यूक्रेन का दौरा भी किया है और वहाँ पे ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, ड्रोन आगे फ्रंट लाइन, ये वो ज़रा आगे पीछे दाएं बाएं सिक्योरिटी, रशियंस के साथ भी राब्ता अपना, ये वो सारा। ये प्रेसिडेंट ट्रम्प के बड़ा करीब रहे हैं ये एरिक प्रिंस। और एक ज़माने में इनको FBI ने चंद साल पहले इनको अंडर इन्वेस्टिगेशन भी आ गए थे कि आप रशिया के साथ राब्ते में और ये हैं वो। अच्छा, जो भी इनका काम धंधा है उससे कतई नजर, कुछ बातों पे ये पीछे हट जाते हैं कि वो फलाना आदमी मेरा दोस्त है, मैं उसके अगेंस्ट नहीं जाऊंगा। मिसाल के तौर पे ये निकोलस मेदोरा जो है उनके दोस्त हैं, तो कह रहे हैं वेनेजुएला में मैं नहीं जाऊंगा, उधर नहीं जाऊंगा, मेदोरा मेरा दोस्त है, तो ये ना भी कर देते हैं एरिक प्रिंस। सही। जहां पर इनकी जगह अभी इनकी कंपनी ने जो है वो 10 साल का ठेका साइन किया है हेटी के लिए। हेटी के लिए 10 साल का इनकी जो कंपनी है उसने ये हेटी टाइम्स को मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे 19th, अभी ये चंद रोज पहले, ब्लैक वाटर फाउंडर एरिक प्रिंस रिवील्स डिटेल ऑन 10 years जो कॉन्ट्रैक्ट है विद हेटियन अथॉरिटीज, ठीक है। और एक्वाडोर में भी हैं और ये हेटी में भी हैं। और ये जो हैं ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दोबारा लिखा था कुछ अर्सा पहले, जो ट्रम्प आ गए वापस दोबारा ये अपना काम शुरू किया इनकी। और मेरे ख्याल से कोई इन्हीं सैकड़ों की तादाद में वहाँ पे इन्होंने 10 साल का सिक्योरिटी का सारा हेटी का संभाला है। कैरिबियन का बड़ा आइलैंड है हेटी। अब ये जो है ये वहाँ पर जो है ये अपना एक रोल प्ले करने जा रहे हैं कमिंग डेज में गालिबन। और इनसे बातचीत हो रही है क्योंकि इनके ऊपर जो है वो रशियंस को भी शायद बहुत ज़्यादा एतराज़ ना हो। ये कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि जो इनकी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ख़राब हो, एंटी रशिया। ये वहाँ पे पीस रहे, प्लस ये कि अगर ट्रैवल करना है तो ट्रैवलिंग की भी इजाज़त, इट्स विदकॉफ टाइप, लेकिन मिलिट्री के प्रॉपर, और वहाँ पर कोई गड़बड़ भी ना हो, ये भी ना हो, और बड़ा जो भी रूल्स ऑफ गेम्स हैं उससे ही बाहर एरिक प्रिंस। इनका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बड़ा, यानी एक आप समझें कि ये जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनमें अगर कोई सबसे बड़ा नाम है दुनिया में आज भी तो वो एरिक प्रिंस का है। बेशुमार दूसरे आगे, लेकिन एरिक प्रिंस इज एरिक प्रिंस। तो एरिक प्रिंस की जो वेक्टर ग्लोबल है वो यूक्रेन की सिक्योरिटी को संभाल सकती है। बातचीत इस पर चल रही है बिटवीन रशिया एंड अमेरिका। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरी जो बात है वो एक और शख्सियत की दरमियान में एंट्री हुई है और वो है गर्शॉन बास्किन, डॉक्टर गर्शन बास्किन। ये डॉक्टर गर्शन बास्किन जो हैं ये इसराइल से इनका ताल्लुक है और ये कई साल से अमेरिका में मुकीम है और वहाँ पे थिंक टैंक पैलेस्टीनियंस, इसराइल, 2 स्टेट सॉल्यूशन, ये सारा चलाते हैं, ठीक है। तो एक शख्सियत हो गई इसराइल की जिनका नाम है गर्शॉन बास्किन। एक रहनुमा है हमास के, उनका नाम है गाजी हमीद। गाजी हामिद भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग गाजी हमीद कहते हैं, जिस तरह वो गाजी हामिद हैं और एक हैं ये हमास के रहनुमा हैं और ये जो हैं ये हैं गर्शॉन बास्किन। ये दोनों 2011 से पहले से लेके 2023 तक ये हमास और इसराइल के दरमियान एक बैकडोर चैनल था। इसराइल और हमास के दरमियान एक बैकडोर चैनल के तौर पे 2 शख्सियत मुतहरिक थी। सही। और उसके नतीजे में 2011 में इन्होंने गिलाद शलीद जो इसराइली फौजी था उसको इन दोनों ने बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत रिहा करवाया था 2011 में। 5 साल उसको हमास ने अपनी कस्टडी में रखा था। 2006 में हमास की कस्टडी में वो चला गया था, वो बॉर्डर क्रॉस इधर उधर घूम रहा था तो हमास ने उसको पकड़ लिया था। 5 साल उसको हमास ने अपने पास रखा था 2006 से लेके अक्टूबर 2011 तक। अक्टूबर 2011 में उस एक बंदे के बदले हमास ने 1000 फलस्तीनी रिहा करवाए, लेकिन मरवान बरगूती को नहीं रिहा कर पाए।
अब ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मरवान बरगूती के ऊपर इसराइल ने कहा था कि हम रिहा नहीं करेंगे, बाकी सबको रिहा कर दिया था। बाकियों के बारे में इसराइल ने कहा कि इनमें से किसी के बारे में हमें खतरा नहीं है, तो उन 1000 लोगों को रिहा कर दिया और एक वहां से इसराइली फौजी रिहा हो गया 5 साल के बाद हमास की कस्टडी से, जो गिलाद शलीद जो है, और उसके जो बैकडोर चैनल थे वो गरशॉन बास्किन और गाजी हामिद। ठीक है, क्लैरिटी हो गई। अब उसमें से जो 1000 लोग रिहा किए थे इसराइल ने, अब आप आ जाएं 2023 में या 2025 में आ जाए, इसराइल ने कहा कि ये जो है इन लोगों से हमें कोई मसला नहीं, मरवान बरगूती को कोई नहीं छोड़ेंगे, और बाकी लोग जो अभी मौजूद हैं जेलों में, इन्होंने कहा बाकी सारों को छोड़ दें। वो जो 1000 लोग छोड़े, उनमें एक कमज़ोर सा इंतहाई जो है वो जो मोसाद की फाइल्स में लिखा है, उसने कहा कि हमें भी तरस आता था, हमने कहा कि यार इसको क्यों पकड़ा हुआ है हमने, तो उसको उन्होंने छोड़ दिया और उन्हीं की ज़बान में बात करता हुआ, उनको खुदाफिज कहता हुआ वो शख्स जो है वो चला गया। और वो मोसाद की फाइल्स ये कहती हैं कि जब हम छोड़ रहे थे तो हमें दुख हो रहा था कि इसको हमने इतने अरसे क्यों रखा हमारे पास, ये तो बहुत ही मतलब ऐसे ही हमने इसको पकड़ा हुआ और इसने इस पर जुल्म किया और ये सब। अब जिन लोगों को छोड़ दिया था 1000 लोगों को, उनमें से वो एक शख्स जो कमजोर सा नहीं सा, वो आगे जाके याहिया सिनवर बने, वो आगे जाके याहिया सिनवर बने। 2011 में जिन लोगों को छोड़ा था, जिनके बारे में मोसाद की असेसमेंट थी कि सबसे ज्यादा जो बिनाइन, जिनसे कोई खतरा कभी है ही तसव्वुर भी नहीं किया, उनमें याहिया सिनवर थे। याहिया सिनवर को छोड़ दिया। अब अच्छा, अब आ जाए कि आज क्या क्यों जिक्र हो रहा है। अब ये जब 7 अक्टूबर 2023 हो गया तो इसको ये इन्होंने एक बड़ा लंबा चौड़ा खत लिखा और इन्होंने जो गरशॉन बास्किन ने, इन्होंने गाजी हमीद के नाम खत लिखा कि ये मेरा जो है वो तुमसे आखिरी जो है वो राब्ता है, और उसकी वजह यह है कि हम दोनों जो हैं वो एक बहुत तवील अरसे तक बैकडोर राब्ते में रहे, कोशिश करते रहे कि किसी तरह से 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ मामला चले जाएं, और लेकिन वो बदकिस्मती से नहीं जा सके, वगैरह 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 वगैरह। तो बहुत लंबी इन्होंने एक ख़त तहरीर किया और फिर वो ये 27 ये में 2023 का फॉर ईयर्स 2 मैन शटल मैसेज बिटवीन इसराइल एंड हमास नो लॉन्गर, तो ये राब्ता इनका ख़त्म हो गया। ठीक है, कई सालों तक ये 2 लोग हमास और इसराइल के दरमियान राब्ते में रहे, गाजी हमीद और जो है वो गरशॉन बास्किन। अब जनाब ये सारा वाकयात हुए, उसमें जो गाजी हमीद हैं वो बच गए जिंदा। हमास के चंद लोग पुराने जो जिंदा रह गए उनमें से वो, क्योंकि वो इस दौरान जैसे ही हमला होना था इत्तेफाक से उनको याहिया सिनवर और इस्माइल हानिया ने और खालिद मिशाल और बाकी क़यादत ने कहा कि तुम ज़रा लेबनान तक जाओ और वहाँ जाके जो है वो हसन नसरुल्लाह जो है उनसे मुलाकात करके और फिर वापस यहाँ पे आके कतर में, तो ये बाहर थे तो पीछे 7 अक्टूबर हो, तो वो जिंदा है अभी। सही, यानी जो गाजी हमाद है वो जिंदा है और मिस्र में है इस वक्त, और मिस्र के उस डेलीगेशन में है जिससे मुलाकात के लिए स्टीव विटकॉफ ने दोबारा कई सालों के बाद, क्योंकि हमास के लोग किसी और पे ट्रस्ट नहीं करते, तो गाजी हमीद और ये जो गरशॉन बास्किन है ये भी अब शामिल हो गए हैं, क्योंकि गरशॉन बास्किन जो है ये अलग हो गए थे दरमियान में, और इन्होंने कहा था कि मैं बिल्कुल अलग हो रहा हूं क्योंकि ये 2 स्टेट सोल्यूशन पे यकीन रखते हैं और नेतन्याहू के साथ खिलाफ है। सही, नेतन्याहू ही था उस वक्त 2011 में जब ये रिहा हुए थे ना, इत्तेफाक से नेतन्याहू ही था उस वक्त भी। अच्छा, एनीवे, अब जनाब एक फाइनल उनको प्लान देके कि इसको जल्दी 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 इसको ख़त्म करो और कंडीशन सारी, और नेतन्याहू ने पहली दफ़ा कहा कि एक ही स्टेज में सारे लोग रिहा हो जाएं। उधर से पीछे हूतीज़ ने आज उनका रेमोन एयरपोर्ट उस पर अटैक कर दिया है, और जनाब वो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो ये इसके, और इसको क्योंकि आज जो है वो और मुल्कों की तरफ से ऐलान होने शुरू हो गए हैं कि जनाब एक करके फिनलैंड था, अब बाकी मुल्क यूरोप के आगे पीछे के हम सब रिकग्नाइज करने जा रहे हैं फ़लस्तीनी स्टेट को, तो उनको जनाब इन्होंने रिहा कर दिया।
अच्छा, ये इन्होंने ये इन्होंने कुछ महीने पहले, मैं 25वीं स्लाइड दिखाऊं तो डॉक्टर गर्सन बास्किन ने फ्रांस में ये कहा था कि हमास इज रेडी फॉर अ डील, लेकिन उस वक्त मुस्तरद कर दी थी बात। उन्होंने कहा था 24 घंटे की डील पे हमास मुत्तफिक हो गई है। ये 25वीं स्लाइड में दिखा रहा हूँ, ये पुरानी है, पुराने वक्त की बात है, लेकिन उस वक्त वो बात जो है वो खत्म हो गई थी। अब जनाब ये जेरूसलम पोस्ट कोट कर रहा है कि वित्कॉफ सेंड्स प्रिंसिपल फॉर एंडिंग गजा वॉर टू हमास थ्रू इजरायली एक्टिविस्ट गर्जोन बास्किन। लेकिन गर्जोन बास्किन मिले किससे? मिले इस तरह से कि वो जो गाजी हमीद हैं वो हयात हैं और वो इजिप्ट में हैं, तो ये इजिप्ट गए हैं और इजिप्ट में जाके उनसे मुलाकातें हो रही हैं और कंडीशंस वही हैं सारी कि एक ही गांव में सारे के सारे लोग, उधर से सारे कैदी, अच्छा उधर से उधर हटो बचो, अच्छा बिन गवर बच गया है, उसके ऊपर खुद कुछ हमला होने लगा था, उसको यानी कत्ल किया जाने लगा था और उसने कहा कि कभी वो एक अरब मुल्क का नाम लेते हैं, तुर्की का नाम लेते हैं, तो सबने कहा हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये वहीं मारा जाएगा। वो तो वो गायब हो गया, वो जो मस्जिद अक्सा की बेहरमती करता था वो राइट विंगर, वो गायब हो गया उस दिन से। तो उसके ऊपर वो शिन बेत ने और बाकी लोगों ने कहा कि इसके पीछे लगे हुए लोग, ये अपनी खुद हिफाजत नहीं करनी है, करे ये जो है, और खुद कुछ वो एक्सप्लोजिव वगैरह पकड़े गए, बहरहाल जो भी कुछ हुआ है। इशू ये सारा कि ये अब दो लोग जिन्होंने 2011 में उस इजरायली फौजी की रिहाई करवाई थी, पूरा इसराइल पिछले 24-48 घंटों से लाखों लोग सड़कों पे हैं, लाखों लोग, और उन्होंने बैनर्स हाथों पे उठाए हुए हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप स्टॉप द वॉर, प्रेसिडेंट ट्रंप स्टॉप द वॉर, स्टॉप द वॉर। नेतन्याहू के खिलाफ नारे लग रहे हैं पूरे इसराइल की सड़कों पे, ठीक है, सेव द होस्टेजेस नाउ। ये लोग, इतनी दुनिया वहां पे सड़कों पे है, लोग बड़े, ये पूरा ये तल अवीव है कल रात का, ये सारी रात तल अवीव की सड़कों पे, और ये इसमें फलस्तीनी, इसराइली सारे लोग, ठीक है ना, और ये कि प्रेसिडेंट, ये आप जरा क्राउड देखें, और हजारों लाखों की तादाद में वो लोग हैं। और इस वक्त जो है वो ये है कि उन्होंने जो है वो ये जो अरब न्यूज ने इसको फिर मेन हेडलाइन बनाया है, 35th ट्रम्प्स लेगेसी क्रम्बल्स। अब देखें अरब न्यूज, सऊदी अरेबिया अरब न्यूज की आप देखें हेडलाइन, ट्रम्प्स लेगेसी क्रम्बल्स, इजराइलीज कॉल ऑन यूएस प्रेसिडेंट टू एंड गजा वॉर, ठीक है। और साथ ही हिजबुल्लाह ने उधर से कह दिया कि हम सारे जो मामला देखें, सीरिया में कौन सी गवर्नमेंट है? जो सऊदी अरेबिया और तुर्किया सपोर्ट उन्होंने की है ना, तो अब एक इशारा होगा और अहमद शरा जो है, देखें इसी तरह उधर जो है वो जो जनरल जोसेफ आयन की गवर्नमेंट आई, तो सऊदी अरेबिया उधर उन्होंने कह दिया जितना प्लान आगे का फ्यूचर का होगा वो सीजफायर के साथ होगा। और मुझे बताएं कि वहां अगर सऊदी अरेबिया जा रहा है और फ्रांस जा रहा है और सीरिया जा रहा है और अहमद शरा वहां स्पीच करते हैं और ईरान जा रहा है और बाकी लोग जा रहे हैं, महमूद अब्बास को आप रोकते हैं, फलस्तीन को रोकते हैं, क्या अमेरिका रोक सकते? नहीं रोक सकते। इसलिए ये जंग एक ऐसी जगह पहुंच गई है जहां पर इसको, इस जाहिरियत को रोकना ही रोकना है। और मैंने आपसे पहले भी कहा ना कि वो थ्रो अंडर द बस वाला खेल है ये, जो है ना, ये इसमें इशू ये सारा कि वो अब जो उनका मीडिया, ये मैं जोइश रोड आइलैंड, अभी इनका मैगजीन ये देख रहा था, इनका एक प्रिंट 37 वित्कॉफ सेंड्स प्रिंसिपल्स फॉर एंडिंग गजा वॉर टू हमास थ्रू इजरायली एक्टिविस्ट, ये जर्शॉन बास्किन, ये 37। तो जर्शॉन बास्किन के आने का मतलब ये हुआ कि वो जो राब्ता खत्म हो गया था ना, वो जो राब्ता खत्म हो गया, नो लॉन्गर जिसको लिखा था न्यूयॉर्क टाइम्स ने, वो राब्ता बहाल हो गया। मेरे लिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था कि ये राब्ता किससे करते हैं, क्योंकि ये हर एक इनका दूसरा राब्ताकार किधर है। तो वो इतनी जो जंग हुई है 2023 के बाद जो जारी है, जो भी कुछ गजा में हुआ है इधर उधर, तो वो गाजी हमीद किधर है? तो गाजी हमीद पता चला वो हयात हैं और वो इजिप्ट में है और वो उस डेलीगेशन का हिस्सा है। वो डेलीगेशन जो इस वक्त इजिप्ट में मौजूद है उसका हिस्सा है और उससे ये मिले। और ईएसटी वित्कॉफ ने कहा कि भाई एक मिनट, ये बाकी लोग सारे उनकी जो वो थी गारंटी वगैरह, क्योंकि ये गारंटी दे रहे हैं अमेरिका की बिहाफ पे नहीं, इनको किसने इंगेज किया है? नेतन्याहू ने इनको अरेंज किया। ये स्टीव वित्कॉफ, ये अमेरिकन तो स्टीव वित्कॉफ है ना, अमेरिकन तो बाकी लोग हैं उनके जो डॉक्टर बाशरा बिरबाई, वो सारे, इनको जो इंगेज किया है कि आप हमारी तरफ से हमास को मैसेज दो, ये नेतन्याहू से करवाया है उन्होंने। ये इसराइल की तरफ से, क्योंकि हमास का कहना यह था कि इसराइल की तरफ से कौन है, कभी ये तो कभी रॉन डेमर आ जाता है, कभी डेविड बार्नी, उनके पास इख्तियारात नहीं होते, तो किसके ऊपर हम एतबार करेंगे? तो उन्होंने फिर, इस बंदे ने फिर जाके, ये जो इसराइली एक्टिविस्ट है, इसने नेतन्याहू से कंप्लीट डिटेल्स ली, फिर अमेरिकन से कंप्लीट डिटेल्स ली, फिर अमेरिकन ने इनको इन्वॉल्व किया ऑन बिहाफ ऑफ इसराइल, और मोसाद चेयरमैन और बाकी सारे लोग अब ये उस टीम का मेंबर बन के अब ये बात करें हमास से, और ये वो कॉन्ट्रैक्ट बहाल हो गया बिटवीन इसराइल एंड हमास, डायरेक्ट ताल्लुक, यानी जिसमें
अब आप सोचें उसमें अमेरिका आगे पीछे कोई भी नहीं, अब ये दो हैं और ये पुराने दोस्त हैं। पुराने दोस्तों से मुराद इन्होंने वो डील उस वक्त कराई थी बड़ी मुश्किल, उसमें तुर्की का भी बड़ा रोल था, तुर्की का भी बड़ा रोल था उसमें, वो बाद में कभी डिस्कस करेंगे। उस बंदे को रिलीज करवाने में तुर्की का, अरब ममालिक का सारे पीस चाह रहे थे उस वक्त कि ये अमन यहाँ पे हो किसी तरह, टू स्टेट की तरफ। ये भी तो नेतन्याहू बीच में, इसने आके बीच में गंद घोली। तो उस वक्त तुर्की का रोल था, अरब ममालिक का रोल था। ये 2011 में अरब स्प्रिंग को बड़ा उस वक्त अजीब से हालात चल रहे थे मिडिल ईस्ट के, तो उनको कहते मामला ना फैले। और तुर्की ने बड़ी उसके ऊपर, हालांकि उस वक्त ये उनके ताल्लुकात बड़े कशीदा हो गए थे इसराइल के साथ, लेकिन यह है कि उनकी जो एड लेके जा रही थी, मतलब उसको अटैक्स वगैरह हुए थे, उसके बावजूद उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया था। अब इशू ये है कि ये सारे इन्वॉल्व हो गए, इसराइल की सड़कें ब्लॉक हैं, वो फौजी उसको ऑपरेशन को रोक दें। उधर से इन्होंने मारा है भी, इन्होंने जो है हुतीज ने, और हुतीज ने अमेरिकन को मैसेज ये कन्वे किया है कि आपका हमारे साथ मसला तय हो चुका है, इन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर को और कैबिनेट को मारा है, तो इनके लोगों को हम मारेंगे। अच्छा, अब ये उनका मैसेज है। अब अमेरिकन क्या करें, अमेरिकन कह रहे एक मिनट ठहरे, ये रौला रप्पा इसको खत्म करो, प्रेसिडेंट रौला रप्पे को खत्म करो। ये मसला वो कहते हैं ये मसला किसकी वजह से है, एक से पूछते हैं ये इसके पीछे कौन है, ये जो गड़बड़ हो रही है इसके पीछे कौन है, फिर दूसरे से पूछते हैं इसके पीछे कौन है, इसके पीछे कौन है। वो जहां से पूछते हैं, जिस मसले को उठाते हैं, पीछे से एक ही नाम आता है, इसके पीछे इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी है। तो आखिर में नजर प्राइम मिनिस्टर मोदी पे गिरता है। मुझे यकीन करें, अगर ये कुछ दिनों में खबर आया ना आपके पास कि हुतीज के पीछे भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी थे, तो मुझे किसी किस्म का कोई शक इस पे नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह भी ये अपनी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी ले गए हैं ना ये चाइना के साथ खड़े हैं, ना ये रशिया के साथ खड़े हैं, ना ये बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, ना पाकिस्तान के साथ, ना सेंट्रल एशिया के साथ खड़े हैं, ना ये अमेरिका के साथ। अजीब जगह, इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, उसको ये अजीब जगह फंसा दी है फॉरेन पॉलिसी। कल ब्रिक्स का इजलास हो रहा था, भाई आप उसमें शरीक हो जाते, अगर आपके मामला टैरिफ के नहीं हल हुए अभी तक, आप शरीक होते और मैसेज देते कि वर्चुअली में शरीक हो रहे हैं, हम ब्रिक्स के मेंबर थे ना, ब्रिक्स में आप शरीक नहीं होंगे। वो ब्रिक्स में जयशंकर को कर दिया, आगे से वो लॉरा लून्स आ गए। लॉरा लून्स बहुत पावरफुल है, आपको पता है, लॉरा लून्स वो हैं जिन्होंने माइक वॉल्स को हटवाया अपनी जगह से, एनएसए को। और ये अब देखें अगले 24 घंटों में, बहरहाल वो इन्वेजन वो तो सारी गई, वो तो सारी गई जहन्नुम में। वो जो इन्होंने इन्वेट करना था फौजियों ने और बाकी सारा, एक दो इन्होंने बिल्डिंग्स और गिरा दी थी 1-2 दिन में। अब देखें कि ये सारे इन्वॉल्व हो गए हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है आगे, अब इनकी नज़र जो है फौरी तौर पर वहाँ पहुँच गई है कि मैंने साउथ कोरिया जाना है, इसके मसले को इन्होंने निपटाना है जल्दी, यूनाइटेड नेशंस के इजलास वगैरह को। और बाकी है कि ये बस खबरें हैं जी। बहुत वेक्टर ग्लोबल की एंट्री हो गई है यूक्रेन में एरिक प्रिंस की। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर, अपना दोस्तों रिश्तेदारों गुर्दोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।